हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज के लेक्चर में जो मैं बताने वाली हूँ आप लोग को वो बताऊंगी मैं केमिकल बॉन्डिंग में। आप केमिकल बॉन्डिंग में मुझे ऐसा होप है कि आप पहले से पढ़ के रखे होंगे, तो बेसिक्स तो हम बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करने वाले हैं इस छोटे से लेक्चर में। मतलब इस लेक्चर में वन शॉट या जो भी बोलो, इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल केस, केमिकल बॉन्डिंग के जितने भी एक्सेप्शनल केस से क्वेश्चंस बनते हैं जहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टीरिक नंबर 5 से। स्टीरिक नंबर 5 में बड़ा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन ये होता है कि कहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल होगा और कहाँ पे हमारे पास क्या होगा, टीबीपी होगा। ठीक है, अब जब भी हम स्टीरिक नंबर 5 देखते हैं तो जनरली हमको ये लगता है कि स्टीरिक नंबर 5 का मतलब टीबीपी होना चाहिए, बट कई केस में स्टीरिक नंबर 5 होगा बट आपको स्क्वायर पिरामिडल भी होगा। तो आज ये केस पढ़ेंगे कहाँ स्क्वायर पिरामिडल और कहाँ क्या बोलते हैं टीबीपी। ठीक है, तो हम पहले तो दो केस बनाते हैं। एक स्ट्रक्चर बनाते हैं टीबीपी और एक बनाते हैं हम स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, ध्यान से समझना सारी बातों को। जब हम बात करेंगे टीबीपी की, तो टीबीपी में जैसे अगर हम बात करें PCl5, PF5, तो यहाँ पे क्या हो गया, या PPH5 भी अगर मैं बोल दूं तो ये सारे हमारे कैसे होंगे, PCl, Cl, 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 Cl। ये सारे हमारे कैसे हैं बेटा, टीबीपी ज्योमेट्री है। ठीक है, अब मैं बात करूं स्क्वायर पिरामिडल की, तो जहां पे भी आपको क्या देखने को मिले, Sb10। देखो, नाइट्रोजन के बाद हमारे पास फास्फोरस होता है, फास्फोरस के बाद आर्सेनिक होता है, आर्सेनिक के बाद एंटीमनी, एंटीमनी के बाद बिस्मथ। यही होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो अगर हमें एसबी, हाँ एसबी की अगर हम बात करें, एंटीमनी की अगर हम बात करें, तो एंटीमनी के केस में ये याद रखना, आप सराउंडिंग एटम के बेसिस में ध्यान से समझिएगा। अगर हम फास्फोरस की बात किए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे उसके साथ सराउंडिंग एटम का साइज बड़ा भी आ जाए, बिकॉज फास्फोरस इज नॉट दैट मच बिग साइज, उसका साइज बड़ा नहीं है। तो हमेशा हमारा स्ट्रक्चर बेटा क्या बन जाएगा, टीबीपी बन जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास एंटीमनी आए तो वहां पे हमको सोचने की जरूरत है, साइज बढ़ गया है तो सराउंडिंग एटम अगर छोटा है जैसे कि SbF5 है तो ये तो TbP होगा, बट अगर हमारे पास SbPH5 दे दे, क्या दे दे ये PH5, तब ये कैसा हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल का मतलब स्ट्रक्चर अगर हम बनाए तो PH, 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 तो ये एक हमारे पास स्क्वायर हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, एक पिरामिड हो गया। तो ये स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर बना। ये तो बात आपको क्लियर हुई। अब बात करते हैं हम इंडियम पढ़ते हैं। इंडियम कहाँ पे आता है, बोरोन, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम। इंडियम की बात करेंगे तो इंडियम की साइज भी ऑलमोस्ट बड़ी होती है, बट इंडियम के केस में बात को आप दिमाग में फिट करके रखिए। देखो, एसबी के केस में आपने दिमाग में क्या बात को फिट कर लिया कि मैम एसबी के केस में या तो साइज छोटा है, सराउंडिंग एटम का साइज छोटा है तो हम चुपचाप टीबीपी रखेंगे, लेकिन अगर सराउंडिंग एटम का साइज बड़ा है तो हम उसमें क्या रखेंगे, स्क्वायर पिरामिडल रखेंगे। जैसे कि PH5 हो गया, जैसे कि Cl5 हो गया, इसके केस में क्लोरीन की भी तो साइज बड़ी होती है, Cl5 हो गया। ये सारे हमारे कैसे हो जाएंगे, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएंगे। लेकिन इंडियम के केस में याद रखना कि इंडियम आपको जहां पे भी देखने को मिले, जैसे कि IN 3 2 नेगेटिव रहेगा, Cl5 2 नेगेटिव, इंडियम F5 2 नेगेटिव, तभी तो पूरी वैलेंसी। इस टाइप का अगर आपको कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है तो ये कैसा होगा, स्क्वायर पिरामिडल। मतलब हमने बेसिक की पॉइंट क्या पकड़ा कि इंडियम देखने को मिलेगा तो स्क्वायर पिरामिडल बोलेंगे। अगर हमको क्या देखने को मिले, एंटीमनी, एंटीमनी अगर हमको देखने को मिले तो वो सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है, सराउंडिंग एटम के साइज पे। इतना बात क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसकी, किसकी, जिनॉन और एल्युमिनियम की। ठीक है, हाँ जिनॉन, कहीं पे भी आपको जिनॉन या एल्युमिनियम देखने को मिल जाए तो रेफरेंस बुक में दिया हुआ है कि जिनॉन और एल्युमिनियम हमेशा टीबीपी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि AlCl3Ty2। ये कैसा स्ट्रक्चर होगा, तो चुपचाप कंफ्यूज नहीं होना है, इसको टीबीपी टिक करते आना है।
तो हमने क्या क्या बात याद रखा, अगर टिन एंटीमनी देखने को मिलेगा तो सराउंडिंग एटम पे डिपेंड करेगा, अगर जिनॉन एल्युमिनियम देखने को मिलेगा तो हमेशा स्ट्रक्चर टीबीपी होगा, ये रेफरेंस बुक में दिया हुआ है। इंडियम हमेशा हमेशा स्क्वायर पिरामिडल बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर एक और केस देखने को मिलता है कभी कभी HgCl5 2 नेगेटिव, तो इसको देख के भी कंफ्यूज नहीं होना, ये भी टीबीपी है, जिनॉन वाला भी है, ये भी है, HgCl5 भी हमारा टीबीपी ही होगा। सिर्फ बड़ा ग्रुप मतलब पीएच ग्रुप आ जाए तभी वो क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल होगा। इंडियम के केसेस तो सारे स्क्वायर पिरामिडल होंगे, ये बात होप क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं इसी के ऊपर, यहाँ पे कर देती हूं मैं। एक टर्म आता है आपके पास बेरी सूडो रोटेशन। बेरी सूडो रोटेशन आपका क्या होता है कि अगर हमारे पास PF5 की मैं बात करूं, ये PF5 है और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बॉन्ड कांस्टेंट कर दिया, इस बॉन्ड को मैंने क्या किया, कांस्टेंट किया। तो एक्सियल इक्वेटोरियल में क्या होगा, एक्सियल इक्वेटोरियल में अपने आप में क्या होते हैं, ये दोनों अपने पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं और फिर उसके बाद अपनी एनर्जी टीबीपी से बढ़ा के कहाँ चले जाते हैं, स्क्वायर पिरामिडल में, मतलब कुछ देर के लिए अपना स्ट्रक्चर ऐसे बना लेते हैं, देन अगेन ये किस में आ जाते हैं, टीबीपी में आ जाते हैं। एक तो बेरी सूडो रोटेशन कौन कौन दिखाता है, पहले ये याद कर लो, PCl PF5 दिखाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं PF5 के अलावा तो FeCO5, ये भी टीबीपी स्ट्रक्चर होता है, ये भी दिखाता है। एक और बात करूं तो CuCl5 3 नेगेटिव, ये भी बेरी सूडो रोटेशन दिखाता है। क्या क्या पढ़ा हमने कि PF5 बेरी सूडो रोटेशन दिखाता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, क्या PF5 बेरी सूडो रोटेशन दिखाता है, PLC गिव्स या PCl5 शो बेरी सूडो रोटेशन, तो क्या बोलोगे, PCl5 बेरी सूडो रोटेशन नहीं दिखाता, PF3 दिखाता है, हाँ। बस 3 याद रखने कि PF5 दिखाएगा आपको, FeCO5 दिखाएगा और CuCl5 3 नेगेटिव, ये तीनों आपको बेरी सूडो रोटेशन दिखाएंगे। एंड बेरी सूडो रोटेशन एग्जैक्टली क्या होता है कि यहाँ पे टीबीपी से स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल से टीबीपी। अब नेक्स्ट सवाल, एक तो ये पूछेगा, अब क्या होता है ना कि आपको सिर्फ वो लिमिट केमिकल बॉन्डिंग में नहीं रखेगा, वो आपकी लिमिट को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, वो इसी क्वेश्चन को NMR से रिलेट करेगा। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, जब हम बात कर रहे हैं टीबीपी की, मतलब PF5 की, तो PF5 का यहाँ पे PF5 की अगर हम बात किए तो अगर मैं रूम टेम्परेचर में बात कर रही हूँ, किसमें बात कर रही हूँ, रूम टेम्परेचर में, तो रूम टेम्परेचर में हमको क्या देखने को मिलता है, रूम टेम्परेचर में हमको ये देखने को मिलता है कि बेरी सूडो रोटेशन होगा। क्या होगा, बेरी सूडो रोटेशन होगा। अब क्योंकि बेरी सूडो रोटेशन होगा मतलब ये फ्लेक्सियोनियल है, मतलब ये अपना पोजीशन चेंज करेंगे, जैसे कि मेरी 5 उंगली है, अब मैं इसको ऐसे ऐसे कर रही हूँ, तो तुम क्या बता पाओगे क्या मेरे 5 उंगली में कौन कौन सी उंगली का साइज क्या है या डिफरेंस क्या है, कितने टाइप्स की उंगलियां, नहीं बता पाओगे क्योंकि ये घूम रहा है, मूवमेंट में है। सेम वैसे ये मूवमेंट में है, तो आपको सिग्नल कितना देखने को मिलेगा, एक। NMR में अगर सिग्नल देखने बोलोगे तो एक ऐसा ब्रॉड सिग्नल देखने को मिल जाएगा।
अब हमने क्या किया, रूम टेम्परेचर को फ्रीज करके मतलब -82 डिग्री सेल्सियस तक हम लेके आ गए, काफी टेम्परेचर कम कर दिए। टेम्परेचर कम करने के बाद क्या होगा, ये अब फ्रीज नहीं होगा, ये टीबीपी एकदम अपने पोजीशन, एक्सियल बॉन्ड एक्सियल में चुपचाप, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल में, कोई किसी के पोजीशन पे चेंज नहीं हो रहा है। तब हम देखेंगे तो एक्सियल टाइप का एक बॉन्ड देखने को मिला, इक्वेटोरियल टाइप का एक एफ फ्लोरीन देखने को मिला, 3 फ्लोरीन एक टाइप के, 2 फ्लोरीन एक टाइप के, टोटल सिग्नल 2 हुए। तो हमें कितने सिग्नल देखने को मिलेंगे, 2 सिग्नल देखने को मिलेंगे। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा कि अगर हमारे पास केस क्या क्या बनेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो टीबीपी बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल बनेगा। टीबीपी नॉर्मली हम बनाते हैं, बट स्क्वायर पिरामिडल में एंटीमनी का अगर साइज बड़ा है, मतलब जैसे SbPH5 नॉर्मली दिमाग में रख लो, उसके बाद जितने भी इंडियम के कॉम्प्लेक्स देखने को मिल जाए ये सारे स्क्वायर पिरामिडल होते हैं। HgCl5 नेगेटिव देखने को मिल जाए तो चुपचाप उसको टीबीपी में रख देना। जिनॉन के कोई भी या एल्यूमिनियम के कोई भी कॉम्प्लेक्स देखने को मिल जाए तो उसको हम किस में रख देंगे, टीबीपी में रख देंगे। ये बात क्लियर हुई। उसके बाद हमने बात किया बेरी सूडो रोटेशन का, जिसमें पोजीशन चेंज होता है, सिग्नल्स देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद हम जब कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा हमारे पास 5 होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में हम कुछ बातें करते हैं, क्या, एंगल बॉन्ड लेंथ की, कि कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और कौन सी क्या है। बॉन्ड लेंथ जो होता है वो सराउंडिंग एटम और अगल बगल के परसेंटेजेस कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। हम डीपली कुछ भी नहीं पढ़ने वाले, हम सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि हमें चीजों को क्या क्या दिमाग में पॉइंट पे रखना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की ही, मतलब स्टीरिक नंबर 5 की, तो हमने एक बात किया टीबीपी का और एक बात किया क्या, स्क्वायर पिरामिडल का। नेक्स्ट एक और मैं यहाँ पे साइड में बात कर रही हूँ स्टीरिक नंबर 7 की। ठीक है, अगर मैं टीबीपी का बात करूं तो क्या क्या आ सकता है, PCl5 हो सकता है मैम, PF2Cl3 हो सकता है मैम, और CuCl5 3 नेगेटिव हो सकता है मैम, और FeCO5। मैंने पहले ही बोल दिया है कि हम इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ क्या करने वाले हैं, एक्सेप्शनल केस करने वाले हैं, तो हम एक्सेप्शनल पे ज्यादा ध्यान देंगे। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है, जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर या स्टीरिक नंबर 5 होता है तो हम, क्योंकि हम इस पे ही डिस्कस करेंगे एक्सियल इक्वेटोरियल, हियर देयर इज बेसल एंड इक्वेटोरियल, यहाँ पे कोई एक्सियल इक्वेटोरियल का केस नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो PCl Cl 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 ऐसा है। यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं तो एक्सियल बॉन्ड लेंथ याद रखना, एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल। जनरली टीबीपी के केस में हमको एक्सियल ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल, ये बात क्लियर है। लेकिन कुछ केसेस, जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो PF F Cl 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 और Cl, इस बार हमें इक्वेटोरियल लंबा देखने को मिलेगा। यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर का फंडा है, बाकी और हम क्या समझ सकते हैं, बीइंग क्लोरीन लार्ज इन साइज वो दूर जाएंगे, इस बार इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ लंबा होगा एक्सियल से। केस हम टीबीपी का ही पढ़ रहे हैं, दोनों का शेप टीबीपी ही है। CuCl5 3 नेगेटिव की अगर हम बात करें तो CuCl Cl 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 Cl, यहाँ पे भी यही एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, इक्वेटोरियल इज ग्रेटर देन एक्सियल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं FeCO5 की तो मैम यहाँ पे भी क्या हम वैसी ही लगा के आ जाएंगे। तो ये एक और एक्सेप्शनल केस याद रखना कि यहाँ एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ इक्वल होते हैं, एक्सियल इज इक्वल्स टू इक्वेटोरियल। हमने कितने सारे एक्सेप्शन पढ़ लिए ना। PCl5 नॉर्मली हमको क्या देखने को मिलता है, एक्सियल इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल, क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं F2Cl3, क्योंकि क्लोरीन का साइज बढ़ गया तो इक्वेटोरियल इज ग्रेटर देन एक्सियल। FeCO5 के केस में तो एक्सियल इक्वेटोरियल बराबर हो गया हमारा, और वही CuCl5 3 नेगेटिव के केस में सेम वही एक्सेप्शन देखने को मिला, इक्वेटोरियल इज ग्रेटर देन एक्सियल।
ठीक है, ये बात समझ में आएगा। वैसे ही जब हम स्टीरिक नंबर 7 पढ़ते हैं तो टीबीपी था, वो कैसा है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए बात करूं IF7 की, तो आई एफ 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 एफ, ये कुछ ऐसा है, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना कि इक्वेटोरियल हमेशा बड़ा होता है एक्सियल से, ये कुछ बात थी। जनरली इसके केस है, यहाँ कुछ खास एक्सेप्शन मैंने अभी तक नहीं देखा है, होप सो अगर होगा तो मैं कभी लेट मी इन्फॉर्म इन नेक्स्ट वीडियो। फिलहाल इतना एक्सेप्शन दिमाग में रखना कि ये वाले में ये सारे एक्सेप्शंस होते हैं, इसमें ये एक्सेप्शन है। ठीक, नेक्स्ट अब हम स्टीरिक नंबर 7 में जो जनरली इक्वेटोरियल एक्सियल तो चलो पूछ देता है, जनरली आज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 4 देगा और कौन सा सही है कौन सा गलत है बताना होगा। तो स्टीरिक नंबर 7 में ना जनरली वो पूछता है स्टीरियोकेमिकल एक्टिव और इनएक्टिव, तो उसका भी मैं आपको जल्दी से एक छोटा सा फंडा बता देती हूँ कि कैसे आप एक्टिव और इनएक्टिव इजीली पहचान जाएंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रही हूँ। देखो, अगर मैं बात करूं स्टीरिक नंबर 7 की, तो स्टीरिक नंबर 7 में अगर एक्टिव इनएक्टिव पहचानना है तो केस 1 की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल एटम या फिर सराउंडिंग एटम क्लोरीन और ब्रोमीन है। क्या है, क्लोरीन और ब्रोमीन है, साथ में एक लोन पेयर होगा, तो उसी तो लोन पेयर को हमको पहचानना है ना कि वो स्टीरियोकेमिकल एक्टिव है कि इनएक्टिव है। तो वो क्या हो जाएगा, स्टीरियोकेमिकल इनएक्टिव होगा और इसका शेप क्या होगा आपके पास, तो ऑक्टाहेड्रल, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि अगर आपको मॉलिक्यूल्स में डबल बॉन्ड वगैरह देखने को मिल रहा है तो और साथ में एक लोन पेयर है, ये भी स्टीरियोकेमिकल इनएक्टिव होगा और परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं किसकी, सेंट्रल एटम की, सेंट्रल एटम कोई भी मेटल हो बट सराउंडिंग एटम अगर फ्लोरीन है, क्या है, सराउंडिंग एटम अगर फ्लोरीन है और साथ में एक लोन पेयर है, क्योंकि अब छोटा हो गया तो जो अब लोन पेयर रहेगा ना इस बार एक्टिव हो जाएगा, तो लोन पेयर एक्टिव है और जब लोन पेयर एक्टिव होगा तो एक्टिव होने के वजह से इसका जो शेप देखने को हमको मिलेगा ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं रहेगा, ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल रहेगा, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं, मोनोकैप्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मोनोकैप्ट। ये बात समझ में आया। अगर सराउंडिंग एटम, सेंट्रल एटम फ्लोरीन ब्रोमीन देखने को मिले तो एक लोन पेयर स्टीरियोकेमिकल इनएक्टिव है, डबल बॉन्ड ये केस देखने को उतना नहीं मिलता। फ्लोरीन अगर देखने को मिल रहा है सराउंडिंग एटम, लोन पेयर एक्टिव हो जाएगा और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। अब इसी केस में हमको मैंने एग्जांपल लिख रखी है कौन से एक्टिव है और कौन से इनएक्टिव है। देखो, ये भी स्टीरिक नंबर किसका केस है, 7 का केस है, 6 बॉन्ड है प्लस एक लोन पेयर है, 7 का केस हुआ। अब ये एक्टिव है कि इनएक्टिव कैसे पता चलेगा, सराउंडिंग एटम क्योंकि फ्लोरीन है तो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, स्टीरियोकेमिकल एक्टिव लोन पेयर है जो लोन पेयर है। IF6 की बात करें तो ये भी कैसा है, ये भी 6 बॉन्ड पेयर है प्लस एक लोन पेयर है, स्टीरिक नंबर हमारा 7 बन गया, 6 प्लस 1 7 हो गया, 6 बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर। अब मैं अगर इसकी बात करूं तो ये लोन पेयर एक्टिव है कि इनएक्टिव, मैम चुपचाप ये थर्ड केस है, फ्लोरीन है, आप इसको एक्टिव बोल दो कि स्टीरियोकेमिकल एक्टिव है। ये भी कैसा हो जाएगा, 6 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, स्टीरिक नंबर 7 एक्टिव, क्योंकि सराउंडिंग एटम फ्लोरीन है। ब्रोमीन देखने को मिल गया, क्या ब्रोमीन सेंट्रल एटम हो या सराउंडिंग एटम हो कभी भी एक्टिव होगा नहीं। स्टीरिक नंबर यहाँ पे भी क्या है, ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम, मतलब 6 और 2 8 हो गए, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर, ये भी कैसा हो जाएगा, स्टीरियोकेमिकल इनएक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि सराउंडिंग एटम ब्रोमीन आ गया, यहाँ पे सराउंडिंग एटम क्लोरीन आ गया, ये भी इनएक्टिव हो जाएगा।
फ्लोरीन आ गया चलो एक्टिव करते हैं, जब भी ऐसा पागलपन मत करना। हर समय ये नहीं कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन यही तीनों को देखना है, क्लोरीन ब्रोमीन है उड़ा दो, फ्लोरीन है तो लगा दो, नहीं, एक्टिव इनएक्टिव ऐसे मत देखना। स्टीरिक नंबर जरूर चेक करना, स्टीरिक नंबर 7 में ही एक्टिव इनएक्टिव का हम बात करते हैं। यहाँ देखोगे तो 8 9 10 हो गया, जिसमें 8 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, मतलब स्टीरिक नंबर 9 का केस बनेगा। स्टीरिक नंबर 9 है, इनएक्टिव ही होगा बोल सकते हैं, बट यहाँ पे फ्लोरीन देख के डायरेक्ट एक्टिव मत लगाना, क्योंकि ये स्टीरिक नंबर 9 का केस चला गया। क्या इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को? नेक्स्ट मैंने एक एग्जाम्पल बताना मुझे रह गया, उसको मैं लास्ट में बता दूंगी, फिलहाल इसको देख लेते हैं। तो स्टीरिक नंबर 7 के केस में एक तो याद रखेंगे कि इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन एक्सियल बॉन्ड लेंथ। दूसरी बात हम ये याद रखेंगे कि ये तो लोन पेयर कब एक्टिव होगा और कब इनएक्टिव होगा। अब हम बात करते हैं स्टीरिक नंबर 8 की। स्टीरिक नंबर 8 ये भी अच्छा केस है। देखो S प्लस px प्लस py प्लस pz प्लस dxy प्लस dyz प्लस dzx प्लस d क्या बना, 1 2 3 4 5 6 7 7 और ये 8d। अब इस d पे निर्भर करता है कि d x स्क्वायर y स्क्वायर है कि d z स्क्वायर है। अगर d z स्क्वायर है तब शेप हमारा होता है डो डेकाहेड्रल, याद रखना। और d x स्क्वायर y स्क्वायर है तो ये स्ट्रक्चर बनता है स्क्वायर पिरामिडल। कैसा होता है, सॉरी वेरी 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 सॉरी, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। कैसा हो जाता है, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। इसके केस में डोडेकाहेड्रल, इसके केस में स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। ठीक है, नेक्स्ट याद ऐसे रखना कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पार्टिसिपेट कर रहा है तो स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं डी जेड स्क्वायर की, जहाँ पे डोडेकाहेड्रल है, तो यहाँ कैसे हम पता करेंगे, तो मतलब मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 8 लगा है, मैं कैसे पता लगाऊं कि ये डोडेकाहेड्रल होगा कि स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक होगा। तो पता लगाने का सीधा तरीका है कि मेटल के साथ अगर जो सराउंडिंग एटम है, जैसे कि Cn है तो Cn8 है, ये अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का लगा है बेटा, तो चुपचाप इसमें हमको क्या कर देना है, डोडेकाहेड्रल। और यहाँ पे मेटल को तो ट्रांजिशन मेटल ही होना पड़ेगा, और साथ में कभी भी हमें फ्लोरीन देखने को मिल जाए तो स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक हो जाएगा। ये केसेस दिमाग में रखेंगे कि अगर 8 देखने को मिला स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो डोडेकाहेड्रल, और अगर 8 देखने को मिला बट फ्लोरीन है तो स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। क्लियर? अब हमने पूरे जो ट्राइगोनल ट्राइकैप्ड प्रिज्मेटिक होता है स्टीरिक नंबर 9, वो नॉर्मल है, आप पहचान लोगे, वो जनरली ऐसा रहता है मेटल H9 नेगेटिव या N- कुछ भी हो सकता है। तो ये ट्राइगोनल ट्राइकैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक रहता है, ये स्ट्रक्चर रहेगा। अब मैं कुछ ऐसी चीजों के ऊपर डिस्कशन करूंगी, जैसे कि ये स्टीरिक नंबर के ऊपर अभी हम नहीं बात करेंगे। एक और बात था जिससे मैंने ये बताया था ना अभी आप लोग को, Cu Cl5 3 नेगेटिव, ऐसी ये भी हो सकता है Cu Cn5 3 नेगेटिव। यहाँ पे भी स्टेट नंबर 5 है, यहाँ पे भी स्टेरिक नंबर 5 है। मैंने बोला था ये वाला हो गया, FeCO5 हो गया, जिनॉन के कोई भी कंपाउंड हो गया, एल्युमिनियम के कोई भी कंपाउंड हो गया, वो सब TBP स्ट्रक्चर बनाते हैं, बताया था मैंने। और इवन HgCl5 भी आपको देखने को मिलेगा, तो वो भी TBP बनाएगा, ये भी TBP बनाएगा। बट याद रखना जैसे ही साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा ना, तो ये स्क्वायर कॉपर का ही कॉम्प्लेक्स है, कंफ्यूज होकर टिक करके आ जाओगे, स्क्वायर पिरामिडल बनाएगा। ये क्या रहेगा, स्क्वायर पिरामिडल। ये बात को याद रखना, ठीक है। स्टीरिक नंबर 5 का मैंने कुछ बताया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के कुछ क्वेश्चंस पूछता है, जैसे कि I3 माइनस, ICl2 माइनस, IF2 माइनस, FCl
ClF2 माइनस और XeF2, ये याद रखना। ये सब कैसे होते हैं आपके, पॉलीएटॉमिक है, और शेप कैसा इनका रहता है, लीनियर। इसका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा, जो बॉन्ड ऑर्डर रहेगा इसका याद रखना 0.5 रहता है, और ये 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बोलो या 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले होते हैं। ये एग्जांपल्स ध्यान में रखना, क्योंकि इससे क्या पूछ देता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ देता है। वैसे ही एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पता है किससे बनता है, SO3 वगैरह से बनता है। जब भी कोई अपने मोनोमर से ट्राइमर में, ये भी क्वेश्चन आता है, क्या कोई अपने मोनोमर से ट्राइमर में जा रहा है तो उसका शेप और हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है? बिल्कुल होता है। कैसे, मैं एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ। जैसे मैं SO3 बोली तो SO3 हमारा क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ये हो गया अपना SO3 ट्राइगोनल प्लेनर। क्योंकि अब इसका हाइब्रिड शेप क्या है, TBP, ट्राइगोनल, TBP नहीं, ट्राइगोनल प्लेनर है। शेप की अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो sp2 है। अब मैं इसी को अगर थ्राइस कर दूं तो ये हमें कैसा दिखेगा, SO SO SO, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अगर एक सल्फर को आप ध्यान से देखो तो उसमें कितने बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp3, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो गया। तो शेप ज्योमेट्री चेंज होता है जब हम मोनोमर से ट्राइमर में जाते हैं। इस टाइप के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने काफी सारे आपको एक्सेप्शनल केस के ऊपर डिस्कशन किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई और अदर यूनिट के एक्सेप्शनल केस लाऊंगी। आप लोग पढ़ते रहिए, आपको किस चीज का चाहिए या कुछ डाउट है, कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।